अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज का अहम सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान और भारत एक नई जंग के दहाने पर खड़े हैं? जब से मकबूजा कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में सयाहों की टारगेट किलिंग का वाक़या पेश आया है, तभी से मोदी सरकार और इंडियन ने बग़ैर सबूतों के ही अपनी तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ किया हुआ है। भारतीय हुकूमत के इल्ज़ामात और यकतरफा सिफारती जो फैसले किए हैं भारत ने, उसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत भी हाई अलर्ट है, बल्कि उन्हें उन्हीं की ज़बान में जवाब दिया जा रहा है। अब तक नाजरीन, दोनों ममालिक ने एक दूसरे के शहरियों को अपने मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया है, एक दूसरे पर तजारती और फ़ज़ाई रास्ते बंद कर दिए हैं। और सबसे बढ़कर इंडिया ने 1960 में जो सिंध तास मुआहदा हुआ था, उसको कानून से हटकर यकतरफा तोड़ने का ऐलान किया है, जिसे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर किया है। यानी दो एटमी ताकतें इस वक्त आंखों में आंखें डाले खड़ी हैं एक दूसरे के सामने, जिससे पूरी दुनिया परेशान है। मगर सुपर पावर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बढ़ती हुई कशीदगी पर बहुत ही गैर रिवायती रद्द-ए-अमल दिया है कि दोनों ममालिक जो हैं खुद ही मसले का हल तलाश कर लेंगे। बज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप परेशान नहीं हैं, अमरीकी हुकूमत इस तनाज़े पर ना उस तरीके से बोल रही है। सवाल ये है कि अमरीका की ये चुप है, ये इंडिया की खामोश हिमायत है क्या? अक़वाम मुत्तहिदा ने इतना ज़रूर कहा है कि दोनों ममालिक जो हैं वो सब्र से काम लें, मगर कोई इंडिया से नहीं पूछ रहा कि वो बग़ैर सबूतों के दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर क्यों लगा रहा है। ना ही किसी ने भारत की तरफ से पानी को जंगी हथियार बनाने की मजम्मत की है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कार ख़ास वज़ीर दाखिला अमित शाह तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना रहे हैं कि ख़तरा भी पाकिस्तान नहीं जाएगा, जिस पर गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ी स्टेटमेंट दी और भारत को वार्न किया कि दरियाए सिंध में पानी बहेगा या आपका खून। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान के अवाम बहादुर लोग हैं, गयूर लोग हैं, हम आपके डट के मुकाबला करेंगे। नाजरीन, बिलावल भुट्टो के पास इस वक्त कोई सरकारी ओहदा तो नहीं है, लेकिन उनकी बात जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो का बेटा होने की वजह से इंडिया में बड़े गौर से सुनी गई है। बिलावल भुट्टो की तरह पाकिस्तानी हुकूमत भी भारत को कोई भी एडवेंचर करने से पहले 100 बार सोचने का मशवरा दे रही है कि कोई भी कदम उठाने से पहले अपना अंजाम सोच लेना। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आज भी जहां भारत को सख्त वार्निंग दी है, वहीं पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए ताउन का भी मैसेज दिया है। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, जरा देखिए। I would like to make it clear in all humility, with fullest confidence at my command on behalf of the people of Pakistan and our armed forces, that nobody should make any mistake about it. The recent tragedy in Pahalgam, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. दूसरी तरफ मोदी सरकार और इंडियन मीडिया, इन दोनों पर इस वक्त जंगी जुनून सवार है। वो कोई मंतक की बात सुनने के लिए तैयार ही नज़र नहीं आ रहे। सवाल ये है कि मोदी सरकार का ये जो वॉर हिस्टेरिया है, ये पूरे खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के अमन को ख़तरे में डाल रहा है। भारतीय इक़दामात पर पाकिस्तान ने सियासी और सफारती लेवल पर जो रिस्पॉन्स दिया, क्या वो ठीक है, बर वक्त था? इस सिचुएशन को क्या डिफ्यूज़ किया जा सकता है? कैसे इस मसले का हल निकाला जाए? साबिक वज़ीर खारजा सीनियर सियासतदान खुर्शीद महमूद कसूरी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपका। कसूरी साहब, इस वक्त पहलगाम वाक़े के बाद जो सिचुएशन बनी हुई है, या जो इंडियन मीडिया ने बनाई हुई है, बीजेपी ने बनाई हुई है, इसको डिफ्यूज़ करना कोई आपको लग रहा है? आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा पॉजिटिव जेस्चर दिया है कि हम तो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी किसी भी तरीके से हम लोग तैयार हैं। तो पाकिस्तान तो रिस्पॉन्ड कर रहा है, सिचुएशन डिफ्यूज़ कैसे हो सकती है? ये डिफ्यूज़ ऐसे होगी, उम्मीद है होगी, बाकी हम दूसरी चीज़ें ही बात कर लेंगे जैसे माजी में होती रही है। देखें, हुआ यह है कि 11 मरतबा या हम जंग की दहलीज पे थे या जंग हो गई थी। 4 मरतबा जंग हुई।
11 मरतबा जंग की दहलीज पे थे। आखिरी मौका जब जंग की दहलीज पे थे वो था जब ये पुलवामा का वाकया हुआ, ये जब बालाकोट में उन्होंने अपने जहाज भेजे थे। जब बालाकोट में जहाज भेजे थे तो उनके जो जहाज़ों का हशर हुआ था, 2 जहाज गिरा दिए गए थे। इतनी वहाँ हलचल और कंफ्यूजन था कि उन्होंने अपना ही एक हेलीकॉप्टर गिरा लिया जिससे 5-6 बंदे मर गए थे। पाकिस्तान का एक जहाज नहीं गिरा और इंडियन मीडिया ने दावा किया कि उन्होंने एक F-16 गिरा लिया है, जिसको CNN ने को रसाई दी गई पेंटागन में। उन्होंने कहा हमने गिने एक नहीं गिराया गया। तो वो जो माजी में हुआ उस वक्त ये हुआ कि मैं पढ़ रहा था एक पोम्पियो साहब की किताब, ये जो है फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने किताब में लिखा कि मुझे रात को सोते हुए, मैं पता नहीं किसी तीसरे मुल्क में था, जगाया गया और मुझे कहा गया कि हिंदुस्तान की फला लीडर आपसे फौरी बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा मुझे नहीं समझ आई क्या है। एनीवे वो कहा मैं उठ गया, मैंने कॉल ली, मुझे बताया उन्होंने कि पाकिस्तान तो जंग की पूरी तैयारी कर चुका है तो आप कुछ करें। उसके ऊपर उन्होंने कहा मैंने अपने एम्बेसडर्स को इस्लामाबाद और दिल्ली में कहा कि आप फौरी तौर पर एक्शन में आए, और वो क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने ये काम रुकवाने में रोल किया था। इसी तरह कारगिल के बाद अमेरिका का रोल, प्रेसिडेंट क्लिंटन का रोल सब पे वाजे है। लेकिन आज अभी मैंने आपको सुनवाया, इसके अभी मैंने सुनवाया जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो बड़ा इजी लग रहे थे, वो कोई इंटरफेयर करने के कोई मूड में नहीं है, उनके लिए सब कूल लग रहा था। वो कह रहे थे खुद हल कर लेंगे। नहीं, हमारे लिए तो बेहतर है कि वो इंटरफेयर ना करें। मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और इस बयान से हिंदुस्तान में कोहराम मच जाएगा। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने ये कहा, हिंदुस्तान के वजीर आजम इतने चक्कर लगा चुके हैं वाशिंगटन के कि उनका ये ख्याल था कि उनके हक में बयान आएगा। तुलसी गैबर्ड एक उनकी कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो मजहब के हिसाब से हिंदू हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि हिंदुओं पे बड़ा जुल्म हुआ है। उसके ऊपर इंडियन मीडिया कह रहा था अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कह दिया। वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन तो बाद में है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते हैं। वो उन्होंने कहा था, तो पाकिस्तान ने भी कहा कि बड़ा जुल्म हुआ। मैंने भी कहा कई इंटरव्यूज में, आज फिर कह रहा हूं जुल्म हुआ। बिल्कुल। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा कि जुल्म हुआ है, लेकिन क्या इंडियन फॉरेन ऑफिस ने कहा था जब हमारे बंदे ट्रेन से निकाल के बलूचिस्तान में उनका आइडेंटिटी कार्ड देख के उन्हें कत्ल किया गया था, कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। तो ट्रंप साहब से ये तवक्को नहीं कर रहे थे, वो तवक्को ये कर रहे थे कि उनके हक में बयान देंगे, लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। उन्होंने तो ये कह दिया मेरी दोनों से दोस्ती है। ये तो कोहराम मचाने वाली बात है। आप कह रही हैं कि उनको कंसर्न नहीं, अनकंसर्न रहे तो अच्छा है। उसकी वजह यह है कि इतनी ज्यादा भारत और अमेरिका ने अपने ताल्लुकात करीब किए थे और भारत की कोशिश थी चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए, बहुत ज्यादा उनके करीब जा रहा था। तो उनको ये तवक्को नहीं थी कि ये बयान आएगा। वो तो कल तुलसी गैबर्ड के बयान को ये कह रहे थे जिन्होंने कहा हिंदुओं पर जुल्म हुआ है, वो कहते यूएस गवर्नमेंट ने कहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो कुछ और बात। लेकिन भारत अपने तय जो भारत ने इक़दामात उठाए, यकतरफा तौर पर सिंध ताज मुआहदे को मुअत्तल किया, ज़ाहिर है तिजारती रास्ते भी बंद हो गए, फ़ज़ाई पाबंदियां भी लग गई, तो इन मुआहदों को ज़ाहिर है सिंध ताज मुआहदा यकतरफा तौर पर तो नहीं कर सकता, आलमी बैंक इसमें सालिस है, तो इस पर पूछगिछ कौन करेगा भारत से? इस पर भारत को जवाब दे कौन लाएगा? देखें ना, उन्होंने कोई मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगा, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री। उन्होंने बड़े लोगों को बेवकूफ़ इंडियंस को बनाने के लिए कहा है वी पुट इट इन अबेयंस। अबेयंस है, होगी अबेयंस में। हमारी तरफ से जवाब आया है कि जब आपने पानी रोका अगर, तो फिर वो ऐलान जंग तस्वुर होगा। बिल्कुल, यानी वार्निंग दे दिया है। और ये कोई नलका है कि जिसको बंद कर दिया? ये तो माइटी इंडस है, बिल्कुल, जो ठाठे मारता हुआ आता है, पहाड़ों से टकराता हुआ आता है। जो मैंने तो देखा है इंडस जिस ताकत के साथ आता है, वो कोई नलका जो रोक लेंगे ये? क्या आप सामने लेट जाएंगे? बरतानिया का एक बादशाह था, बरतानिया को नहीं, बरतानिया तो बाद में बना, बरतानिया छोटी छोटी रियासतों में तकसीम था, उसका एक बादशाह था, उसको बताया गया कि जा पना
समंदर में तूफान आने वाला है, आपकी हुकूमत है। उसने कहा मेरी मौजूदगी में कैसे तूफान आ सकता है? वो जाकर खड़ा हो गया समंदर के सामने, समंदर उसको भी सबको बहा के ले गया। तो मोदी साहब समंदर किस तरह रोक लेंगे इस माइटी इंडस को? इसके लिए टाइम दरकार है, इसके लिए 15-20 साल दरकार है। अंधे हैं यहाँ वाले लोग कि जी वो बनाते रहेंगे, हम कहेंगे अच्छा जी ठीक है, हमें मौत नजर आ रही है, वो भी अगर मरना ही है। अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तानियों को मारना है भूखा और प्यासा, पाकिस्तानी पागल है कि वो वेट करें कि भूखे प्यासे मरे? सरकार इस प्रोपेगेंडे से क्या हासिल करना चाहती है? जाहिर है इंसान जब कोई मुल्क किसी मुल्क के खिलाफ कुछ साजिश करता है, प्रोपेगेंडा करता है, उसे कोई मकासद हासिल करना चाहता है। अभी तो 1 साल हुआ है, मोदी सरकार बनी है। 2019 में जो कोई वाकया पेश, जब पुलवामा का वाकया पेश आया, हमें पता है कि मोदी सरकार की रेटिंग बड़ी डाउन जा रही थी, तो अपने आप को अपग्रेड करने की के लिए वो वाकया मोदी सरकार ने करवाया। अब मोदी सरकार क्या हासिल करना चाहती है? हर प्रोपेगेंडे का साजिश का मकसद होता है। नहीं, मोदी सरकार जो है, एक बिहार में इलेक्शन आ रहा है, हाँ। जिंदगी मौत का मामला है। यूपी के बाद दूसरा बड़ा सूबा है जी। और वहां खतरा है कि अगर अलायंस गलत हो गए तो हार जाएंगे ये, हाँ। इसलिए ये ना कहें कि क्या इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट उन्होंने एक फैसला कर लिया है। फैसला ये किया है, इससे पहले जितनी हिंदुस्तान में हुकूमतें थीं, वो माइनॉरिटीज, मुसलमान, क्रिश्चियंस और सिख, ये मिल मिला के 19-20% है, मुसलमान खुद 14-15% है। तो कोई पार्टी जीत नहीं सकती थी जब तक सबके वोट ना हासिल करती। इस किस्म की जबान कभी कोई बोलता नहीं था। मोदी साहब ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया और उसमें कामयाब हुए। उन्होंने फैसला किया कि 65% बंदे भाड़ में जाएं, 65% वोटर भाड़ में जाएं। 33-34% अगर मैं वोट ले लूं या 35, तो बाकी तो डिवाइडेड होगा। मैं 35% पक्का हिंदुत्व का सपोर्टर ले आऊं और मैं जो चाहूं करूं। तो उनकी सारी गेम मुख्तलिफ है, इसलिए वो उस 34, 35 या 33% हिंदुत्व सपोर्टर को साथ लेके चलना चाहते हैं। तो मेरा उसमें आपको ये कहना है, उनका गेम है, लेकिन मसला ये है वो बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। जब वो इख्तिदार में आए, मैंने डील किया इंडियन मीडिया से, उसमें बड़े रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट थे और कई जो उनके चैनल्स थे बड़े क्रेडिबल थे, वो जैसे कि NDTV था, इंडिया टुडे था। लेकिन आज इंडियन मीडिया ना तो रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि पाकिस्तान से मेहमान बुलाकर मुझे बोलने देना जी, मैं आपको बता रहा हूं ना, मुझे समझ है मैं क्या कह रहा हूं। आई नो व्हाट आई एम सेइंग कि उनको खत्म किया इन्होंने। दे हैव ऑक्यूपाइड द मीडिया, और इन्होंने जो बड़े बड़े सेठ हैं उनसे खरीदवा दिए चैनल्स, और इनमें जो अपने प्रचारक इनके थे, अपने सपोर्टर्स, उनको बिठा दिया है। बिल्कुल उनको वो ऐसे लगते हैं कि बीजेपी और RSS के सपोर्टर्स हैं, वो मीडिया वाले नहीं लगते। मैंने उनको देखे चैनल्स, वो वॉर रूम्स लगते हैं, वो तज्जिया नहीं कर रहे, वो कहते हैं खत्म कर दो, कत्ल कर दो, भूखा मार दो। अब आप मुझसे बात कर रही हैं, मैंने तो नहीं कहा कि भूखा मार दो हिंदुस्तानियों को, बिल्कुल ना, मैं को पागल हूं कि मैं ये कहूंगा। सही। तो मेरा कहना यह है, या उन पर बम बरसा दो, वो एक, लेकिन उसका नुकसान होगा मोदी साहब को, वो मैं आपको बता देता हूं क्या होगा। नुकसान ये होगा कि अपने ऑप्शंस कम कर रहे हैं। वो ऑप्शंस पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में एफर्ट होती है ऑप्शंस बढ़ाने की, इनके ऑप्शंस कम हो रहे हैं। सही। क्योंकि उनको इतना, भारतीय आवाम को इन्होंने इतना ऊंचिया पहुंचा दिया है कि वो तवक्को करें, कुछ करें। अब ये कुछ करेंगे मेरा जहां तक ख्याल है, लेकिन ये करेंगे क्या? देखिए, इंडिया के जो डिफेंस एनालिस्ट, मैं आपको इनके एंकर्स की नहीं बात कर रहा जो कि बीजेपी के और RSS के मेंबर्स लग रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट जिनकी रेप्यूटेशन है, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, वो 3-4 मैंने पढ़े हैं, वो सारे एडवाइस कर रहे हैं। और पाकिस्तान आर्मी या एयरफोर्स को इतना आसान मसला नहीं, जंग ना छेड़ना। बिल्कुल सही। कईयों ने तो यहाँ कह दिया कि जंग होनी ही नहीं, ये सारी गेम हो रही है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन खतरा उसमें है कि ये कुछ न कुछ जो करेंगे उसका जवाब यहां से आएगा। पाकिस्तान फौरन जवाब देगा, जैसे बालाकोट का हमने जवाब दिया, उनका पायलट भी पकड़ लिया, 2 जहाज गिरा दिए। उन्होंने अपना जहाज मारा मारी में अपना भी एक हेलीकॉप्टर गिरा दिया इंडियंस ने। तो मेरा कहना उसमें यह है, उनको अगर जवाब यहां से आएगा, यहां तदब्बुर और स्टेट्समैनशिप आती है। क्या
वो उस स्टेज पे वो तदब्बर दिखाएंगे जिसको हम एस्केलेशन लैडर कहते हैं, कि वो रोकने की कोशिश करेंगे, बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन अच्छी बात है कि ईरान और सऊदी अरब ने जो कि उन्होंने दोनों वज़राए खारजा से बात की है, इंडिया में और पाकिस्तान में, उनका प्राइमरी इंटरेस्ट है ये जो जंग है खुदा ना खास्ता कंट्रोल ना हुई तो सारे खित्ते को दुनिया को खतरा पड़ जाएगा। दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, इसलिए होश के नाखून लेने चाहिए। चाइना कोई रोल प्ले कर सकता है, बैक चैनल डिप्लोमेसी कोई हो सकती है, जाहिर है सिचुएशन को डिफ्यूज करने की जरूरत है। जी चाइना, मैं आपको तजुर्बे बता रहा हूं, कर रहा होगा। उसकी एक वजह, चाइना ने रिसेंटली हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की है, क्योंकि हिंदुस्तान टोटली अमेरिका की गोद में बैठ रहा था। उन्होंने ये किया है कि भी उनका बॉर्डर सेटलमेंट कोई नहीं हुई, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए हैं बॉर्डर के ऊपर। अब लेकिन जो चाइना के पाकिस्तान से इंटरेस्ट हैं, चीन को तो पता है कि दिल से हिंदुस्तान अमेरिका के साथ है, और उसने जिस किस्म की अरेंजमेंट्स किए हैं वो सब चाइना के अगेंस्ट हैं, और पाकिस्तान दिल से उनके साथ है। और एज फॉरेन मिनिस्टर फॉर्मर आई कैन टेल यू कि इतनी डिफेंस कोऑपरेशन पाकिस्तान और चाइना की है कि अंदाजा आप नहीं लगा सकते। शिप्स हो, टैंक्स हो, हवाई जहाज हो, और अब जो लेटेस्ट भी हैं, अब मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, वो भी हमारे पास है। तो अगर चीन का इंटरेस्ट हमारे साथ है, वो बोल नहीं रहा क्योंकि उनकी ये तरीका नहीं है, वो यही कहेंगे कि प्राइवेटली दोनों मुल्कों को कि भाई आप जंग की तरफ ना जाएं। कोई ऐसा मुल्क है नहीं जो कह के आप जंग कर लें। डेफिनेटली, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया साबिक वजीर खारजा सीनियर मिशन खुर्शीद कसूरी साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बग़ैर तहकीकात और सबूतों के पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने के बाद पाक भारत टेंशन बढ़ रही है। भारत मुसलसल इस वाक़े के हमलावरों को पाकिस्तान से जोड़ा है, मगर पाकिस्तान पहलगाम वाक़े को मोदी सरकार का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे रहा है। पाकिस्तान ने भारत की तरफ से पानी रोकने यानी इंडस ट्रीटी वाटर एग्रीमेंट को छेड़ने पर खबरदार किया है कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका या मोड़ा तो इसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। मगर अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने फौजियों के साथ खड़ी होकर हुकूमत पर तनकीद कर रही है कि भारतीय इक़दामात पर शहबाज शरीफ हुकूमत का जो रिस्पॉन्स होना चाहिए था वो नहीं था। कल मेरी शो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने जहां अपने लीडर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा दोहराया, वहीं हुकूमत पर भारत को लेट जवाब देने का इल्ज़ाम लगाया। जबकि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का तो ये मानना है कि शरीफ खानदान जब भी इक़्तिदार में आता है मुल्क की सालमियत ख़तरे में पड़ जाती है। क्या कहा PTI रहनुमाओं ने, ज़रा सुनिए। हम तो ये समझते हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान को फौरी जवाब देना चाहिए था इस बुज़दिल, नालायक और निकम्मी हुकूमत ने, उसमें 1.5 दिन का डिले किया है। उनकी धमकियों के 1.5 दिन के बाद ये 4 ऐसे अनवांटेड चेहरे जिनको ये कौम देखना नहीं चाहती है, वो टीवी के ऊपर बैठ के एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, और ये एक स्टूपिड हरकत है। इनको फौरी रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। ये पिंगे डालते रहे हिंदुस्तान के साथ, इनमें किधर सकत है मेरे भाई कि ये कोई हिंदुस्तान के खिलाफ करें। ये तो उनके साथ कारोबार के सिलसिले में लगे हुए हैं, ना कि कोई टफ एक्शन में। टफ एक्शन देने वाला शख्स है, उसका नाम है वजीर आजम, जिसने कहा कि वार पहले करूंगा सोचूंगा बाद में, वो हमें चाहिए। नाजरीन, PTI के इल्ज़ामात तो अपनी जगह हैं, मगर ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जब भी मोदी सरकार के साथ माजी में अच्छे ताल्लुकात शरीफ बरादरान के रह चुके हैं। अगर आपको याद होगा कि 2015 में जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अचानक बग़ैर प्लानिंग के पाकिस्तान आए तो उस वक्त भी शरीफ बरादरान की हुकूमत थी, और बड़े मियाँ साहब नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ साहब जो थे वज़ीर आला पंजाब थे, जिन्होंने ख़ुद नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव किया था। उस दौरे के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था, मियाँ साहब का शुक्रिया अदा किया था, और जब वो अपने मुल्क वापस गए तो उन्होंने एक TV को इंटरव्यू में इस दौरे को कैसे एलैबोरेट किया। नाजरीन, मियाँ नवाज शरीफ साहब पर तनकीद हो रही है, शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद हो रही है, मरीम नवाज साहिबा पर तनकीद हो रही है कि मोदी सरकार का नाम ये नहीं ले सकते क्योंकि इनके तो कारोबार चलते हैं, इनके तो अपने इंटरेस्ट हैं।
इनकी तो दोस्तियां वहां पर चलती हैं, तो कैसे मोदी का नाम, नरेंद्र मोदी का नाम लेकर इन्होंने तनकीद क्यों नहीं की, उनको डायरेक्टली उन्होंने क्यों जवाब नहीं दिया? इसी पर मैं बात करूंगी। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर मुशीर राना एहसान अफजल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, सबसे पहली तनकीद तो हुकूमत पर यह हो रही है कि धमकियों के 1.5 दिन के बाद सोए हुए आप लोग जागे, आप लोगों ने जवाब दिया। 4 अनवांटेड चेहरे टीवी पर आए जिनको कोई सुनना नहीं चाहता। आप लोगों की तो कारोबार चलते हैं उनके साथ, मोदी सरकार का नाम लेने की जुर्रत नहीं है शरीफ खानदान में। तो पीटीआई बड़ी तनकीद कर रही है आप लोगों पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसी जमात जो मुल्की तकलीफ के अंदर या किसी भी मुल्की मफाद के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती, उसने अभी भी यही साबित किया है कि आज भी वो अपनी लोकल सियासत से आगे या अपनी नाक से आगे उनको कुछ नहीं नज़र आता, और वो ज़ाती हमलों के अलावा इस वक्त में जबकि अंदर कौमी यकजहती की ज़रूरत है, वो अपनी दरारें और अपनी जो एक लो लेवल की सियासत है वो जारी रखे हुए हैं। तो मैं इस पे सिर्फ अफसोस ही कर सकता हूँ, ना किसी नहीं, वो के कहते हैं हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, हम उनके पीछे खड़े हैं। हाँ, कौम यूनाइट, अगर कौम को इकट्ठा करना है तो इमरान खान को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरी कौम इमरान खान को फॉलो करती। देखिए, अभी तो कोई भी फॉलो नहीं करता, अभी तो इनकी अपनी जमात में तोड़ फोड़ का वो शिकार हैं। लेकिन मैं सिर्फ अफसोस का इजहार कर सकता हूं कि ये कोई मौका नहीं जाने देते अपनी लो लेवल की सियासत को उजागर करने में। इनसे यही उम्मीद रखी जा सकती है। देखिए, जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए उनको एक एक करके अगर देख लें कि 1.5 दिन बाद हमने रिस्पॉन्ड किया, ये झूठ है, प्रोपोगेंडा है। पाकिस्तान इंडियन मीडिया का रिस्पॉन्ड नहीं करती। पाकिस्तान हुकूमत जो है, जब फॉरेन ऑफिस की तरफ से रात को ये उन्होंने जब किया, तो उसके बाद हमने अगले फौरन अपनी नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी बुलाई। एक जिम्मेदार मुल्क है, न्यूक्लियर स्टेट है पाकिस्तान, और हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया और हर एक कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दिया जब ज़रूरत थी। पाकिस्तान, अगर इनको लगता है कि वहाँ मीडिया जो है वो प्रोपोगेंडा करेगा तो पाकिस्तान की हुकूमत जवाब देगी, तो इतना वजन या इतना वेटेज पाकिस्तान की हुकूमत मीडिया को नहीं देती। और दुनिया में भी डिप्लोमेटिकली कभी भी हुकूमतें मीडिया के रिस्पांस के ऊपर नहीं आती दूसरे मुल्कों के मीडिया को रिस्पांस ना दे। मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी का नाम लेकर तनकीद तो करें कि आप लोग बगैर तहकीकात के, बगैर सबूतों के इल्जामात कैसे लगा रहे हैं। यही तो शरीफ खानदान पर तनकीद हो रही है कि नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए होता क्या इन्हें। नहीं, देखें, ये तो एक और बोगस और क्या कहते हैं बेबुनियाद पीटीआई की तरफ से इल्जाम है। अगर आप देख लें तो पूरी कौम इसी चीज के ऊपर लगी हुई है। आपका फॉरेन ऑफिस इसी चीज पे लगा हुआ है, वुज़रा इसी चीज पे लगे हुए हैं कि ये बेबुनियाद और एक मेक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। नहीं, स्पेसिफिकली नाम लेकर नरेंद्र मोदी का नाम लिया, नवाज शरीफ साहब ने नाम लिया, शहबाज शरीफ साहब ने नाम लिया, मरियम साहिबा ने। किसी शरीफ खानदान के किसी एक फर्द का बताएं जिन्होंने ट्वीट की हो नरेंद्र मोदी का नाम लेकर, उनको टैग किया हो या टीवी पर आकर बोला। देखिए, ये कोई गली मोहल्ले की लड़ाई तो नहीं है, ये एक न्यूक्लियर स्टेट है पाकिस्तान। आपका फॉरेन ऑफिस ने रिस्पॉन्ड किया, आपके डिफेंस मिनिस्टर ने रिस्पॉन्ड किया, आपके फॉरेन मिनिस्टर ने रिस्पॉन्ड किया, आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने रिस्पॉन्ड किया। ये क्या हम गली मोहल्ले की ये अपनी लोकल सियासत जो है वो चमकानी है हमने, या एक रिस्पॉन्सिबल के मोदी मैं ये कर दूंगा, वो अभी मैंने चलाया ना जब मोदी सरकार का मीडिया उनसे बात करता है सिक्योरिटी पाकिस्तान के हवाले से, तो कितना कॉन्फिडेंट थे वो, कैसे कह रहे थे भाई मुझे तो कोई मसला नहीं, तो मैं तो बगैर वीज़े के गया था। वो अनफॉर्चुनेटली वो टॉन्ट कर रहे थे, वो इसको प्राउडली इसलिए बता रहे थे कि हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान क्या है, क्या औकात है। आपने देखा ना उनका स्टाइल क्या था, उनका कॉन्फिडेंस क्या था जब वो अपने मीडिया को जवाब दे रहे थे और बता रहे थे पाकिस्तान के दौरे के हवाले से। ये कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। उस वक्त आपके इस तरह के हालात नहीं थे, उस वक्त कश्मीर को एनेक्स नहीं किया गया था, उस वक्त ये चीजें नहीं चल रही थी, और इसका कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अभी हमने जब कहा है कि इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, तो इससे बढ़ के आप कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते थे। हमने उनको ओपनली कहा, और आपको डिफेंस मिनिस्टर के चलाए ना अल्फाज कि वो कह रहे हैं ये तो एक दहशतगर्द आदमी है मोदी जो है, इसका ये वाहिद आदमी है
कि जिसका जो है इसके ऊपर अमेरिकन गवर्नमेंट ने उस तरीके से रिएक्ट किया जब इसने वहां जाना था, उसका वीजा कैंसिल कर दिया। तो ये सारी चीजें बिल्कुल बताई गई हैं, लेकिन पीटीआई जो है वो इस वक्त भी, लेकिन इस वक्त पूरी कौम को, तमाम सियासी जमातों को आपसी इख्तलाफात भुलाकर, इसमें कोई दो राय नहीं है, इकट्ठा होने की, यूनिटी की एक ज़रूरत है जो जिसकी हमें कमी नज़र आती है, यूनिटी की कमी नज़र आती है। तो पीटीआई को आप साथ बिठाएं, उनके साथ मिलकर फैसले करें। इस मुल्क में ज़ाहिर है उनका एक बड़ा वोट बैंक है, जो भी फैसले होने चाहिए। आपको नहीं लगता कि पीटीआई को एतमाद में लेकर उनको साथ बिठाकर फैसले होने चाहिए? देखिए, बदकिस्मती से पीटीआई तो ऐसी जमात है कि दहशतगर्दी के ऊपर भी वो नेशनल सिक्योरिटी के इजलास पे नहीं आई और वहाँ भी उन्होंने सियासत की। पीटीआई ने तो कोई मौका नहीं जाने दिया। आपने देखा कि उनके चंद लोगों ने वो बात शुरू करते हैं इंडिया के मुखालिफ और फिर आ जाते हैं फॉर्म 47 पे और खान साहब की रिहाई पे। तो मैं तो क्या इस पे कहूँ, पीटीआई की तो अपनी असलियत हर वक्त दिखाती है। जब भी मुल्क मुसीबत में होता है या मुल्क किसी कमजोर सिचुएशन में होता है तो पीटीआई अपनी असलियत दिखाती है। वो कहते हैं मुल्क आता ही मुसीबत में तब है जब नून लीग की गवर्नमेंट आती है। ये धमकियां हमें तभी भारत से मिलती हैं। देखिए, बात ये कि इंडिया जो है वो तो कश्मीर को एनेक्स कर गया। वो वहाँ वर्ल्ड कप का जश्न मना रहे थे कि अमेरिका से ऐसे आए कि जिस तरह वर्ल्ड कप जीत लिया है, और उधर इंडिया ने जो है एनेक्स कर दिया। फिर ये खान साहब ही हैं जो कि दुआएं कर रहे थे कि मोदी अगर आ जाएगा हुकूमत में तो बड़ा अच्छा होगा, और फिर उसके आपके सामने ही है। तो देखिए, मैं बजाय के पीटीआई की थकी हुई सियासत को या उनके थके हुए नैरेटिव को मैं रिस्पॉन्ड करूं, मैं तो समझता ही नहीं हूं कि उनका वो लेवल है कि उसको हम रिस्पॉन्ड करें। हमारा हदफ इस वक्त इंडिया है, और इंडिया को डिप्लोमेटिकली, इंडिया अगर कोई मिसएडवेंचर करेगा और इंडिया को पूरी जहां जहां हमें अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करनी है, हम ऑलरेडी वो प्रोसेस में हैं, वो हम कर रहे हैं और वो हमारा हदफ है। यहाँ इंडिया का ये जो पीटीआई का जो जाली प्रोपेगेंडा और जो इस वक्त भी यकजहती की बात नहीं कर सकते, वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। हमारा ना वो कोई इंटरेस्ट है उसके अंदर, ना हम इस वक्त जो है वो अपनी असलियत दिखा रहे हैं, और वो हमेशा ऐसी करते हैं। बहुत शुक्रिया वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना एहसान साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, क्या ये बात सच है कि इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन को इस इंतहा तक लाने में भारतीय मीडिया का एक बड़ा रोल है, जो दहशतगर्दी के चंद ही मिनटों बाद ही तमाम सहाफ़ती इक़दार को साइड पर रखता है, प्रोपेगेंडा करने लगता है, जिस पर दुनिया हैरान हो जाती है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे भारतीय मीडिया और कुछ एंकर्स को पहले से ही मालूम था कि पहलगाम में कुछ होने जा रहा है, एक सानिया होना है, और पाकिस्तान पर बाद में हमने इल्ज़ाम लगाना है और तैयारी करके बैठे हुए थे सारे। कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, ना ही कोई दहशतगर्द पकड़ा गया, बल्कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है कि इस सिक्योरिटी लैब को बड़ी आसानी से सरहद पार से आने वाले दहशतगर्दों पर डालकर वो टीवी देख रहे हैं जो उनके लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी बढ़ने के बाद आज सवालों की एक लंबी लिस्ट है, और हर सवाल चीख चीख कर ये पूछ रहा है कि ये कौन सी सहाफ़त है। एक तरफ लाशें थीं, आंसू थे और दुख था, लेकिन दूसरी तरफ क्या था? भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर तबले जंग बजने लगा, और अब तक बज रहे हैं। ये कौन सी सहाफ़त है? सरहदों पर अभी जंग छिड़ी नहीं, मगर इंडियन मीडिया के न्यूज़ रूम वॉर रूम में बदल गए। झूठ को सच बनाकर बेचने वालों से सवाल है, ये कौन सी सहाफ़त है? पहलगाम वाक़े पर मोदी सरकार पर बहुत से सवालात उठाए जा सकते हैं। सिक्योरिटी क्यों नाकाम हुई? हमलावर कहाँ से आए? वहाँ तक कैसे पहुँचे? इस इंटेलिजेंस नाकामी का ज़िम्मेदार भारत अपने आप को क्यों नहीं समझ रहा? लेकिन भारतीय मीडिया इन सवालात से आवाम की तवज्जो ज़रूर हटा रहा है। ये कौन सी सहाफ़त है? याद कीजिए पठानकोट हमला, याद करें उड़ी, याद करें पुलवामा। हर वाक़े के फ़ौरन बाद यही मंजरनामा बनता है, यही मीडिया चीखता है, बार बार चीखता है, हर बार बग़ैर सबूत, बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है। ये कौन सी सहाफ़त है?
भारत में जब भी इलेक्शन करीब आए या हुकूमत पर कोई सियासी दबाव बढ़े, तब क्या भारतीय मीडिया का सिर्फ एक ही काम रह जाता है कि एक नारा लगाना है कि पाकिस्तान दुश्मन है? ये कौन सी सहाफ़त है? नाज़रीन, आज के सवाल सिर्फ भारतीय मीडिया के लिए नहीं है, दुनिया के हर जिम्मेदार शहरी के लिए है कि सहाफ़त का मकसद जो है वो अमन है या जंग है, सच है या प्रोपेगेंडा है, तलाश है या तासुब है। क्योंकि सवाल बस यही है कि इस कौन सी सहाफ़त है जो इंडियन मीडिया कर रहा है। दुनिया के आज़ाद मीडिया की एक पहचान होती है तहकीक, तस्दीक और गैर जानिबदारी, मगर भारतीय मीडिया ने इन तमाम उसूलों को तार तार कर दिया है। ये कौन सी सहाफ़त है? भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर पाकिस्तान ने वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा किया तो फिर मोदी सरकार और भारतीय मीडिया पर तो वॉर हिस्टेरिया फिर भी छाया हुआ है। ये कौन सी सहाफ़त है? जब मीडिया जंग का तबल बजाता है तो सिर्फ नफ़रत नहीं बढ़ती, खून भी बहता है। क्या एटमी हथियारों के साए में ऐसी प्रोपेगेंडे वाली सियासत करना दुरुस्त है? ये कौन सी सहाफ़त है? जब मीडिया हथियार बन जाए और लफ्ज़ बारूद तो पूछना पड़ता है, ये कौन सी सहाफ़त है? इसी पर मैं बात करूंगी। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ज़ाहिद हुसैन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिद हुसैन साहब आपका। ज़ाहिद हुसैन साहब, आपको भी पता है मंगल के रोज़ जब ये वाक़या पता है, चंद ही मिनटों के बाद एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है और ऐसे मालूम होता है जैसे इंडियन मीडिया को सब पता था इस वाक़े के बारे में, स्क्रिप्ट तैयार थे उन लोगों के। क्या आप समझते हैं कि इस सारी सिचुएशन को यहाँ तक पहुँचाने में इंडियन मीडिया का जो नेगेटिव रोल है वही सबसे बड़ी वजह है? देखिए, ये बात सही है कि जो इंडिया की मीडिया जो उसको आज़ाद मीडिया तो इस लिहाज से कह नहीं सकते हैं कि ख़ासतौर पे इनके जो फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं, वो तो बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा टूल बना हुआ है। और वही बात है कि जो सहाफ़त की जो ऑब्जेक्टिविटी है उस पर तो कहीं गुजर के नहीं आती है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जैसे ये वाक़या होता है तो ऐसा लगता है कि एक जंगजुआना जो है प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है टीवी पे, बल्कि चंद मिनटों बाद ही ये शुरू हो जाता है। मेरा ख्याल ये कि दुनिया में इस किस्म की सहाफ़त की कभी भी कहीं नहीं मिसाल मिलती है। ये एक माहौल बना हुआ है वहाँ पे। देखें, इंडिया के अंदर जो है ठीक है बहुत कुछ वहाँ पे हुआ है, बहुत एक जमहूरियत की तारीफ भी रही है, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल उनकी मीडिया की है। ख़ास तौर पर जो सूरत हाल पिछले चंद सालों में जो हुई है, एक नेशनलिज्म की जो वबा आई है वहाँ पे, एक्सट्रीम नेशनलिज्म की जो कहते हैं, तो वहाँ पे उसका मीडिया सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। मैं यानी अगर आप देखें तो ठीक है, हमारे यहाँ बहुत खामियाँ भी हैं, हमारे यहाँ मीडिया में हम अक्सर शिकायत भी करते हैं कि आज़ाद नहीं है, लेकिन कम अज़ कम ये नहीं होता है कि एक जंगजुआना जो है फिजा कायम। और जो भी इंडिया की एक पॉलिसी है, एक पॉलिसी जो इंडिया की इस वक्त बन के आती है, तो ऐसा मालूम होता है कि मीडिया पहले से एक तय कर देता है कि क्या करना है, और वही है कि आप चंद मिनटों में या चंद घंटों में। और उनके लगता है कि उनके मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, इसके अलावा कुछ बिकता ही नहीं है उनके टीवी चैनल्स पर। किसी के लगता है रेटिंग नहीं आती। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक तरफ तो कहते हैं जी पाकिस्तान अब हमारे कोई ताल्लुक नहीं, हम उसका जिक्र भी नहीं करना चाहते हैं। जब आप कभी भी बात करें हिंदुस्तान की जो है कि जी पाकिस्तान के अब हम आगे बढ़ गए, हम जो है वो तो एक ग्लोबल ताकत है और हमें जो है पाकिस्तान की वो नई ज़रूरत नहीं है कि हम उसका जिक्र भी करें। ये वाकई जो है ये कहते हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि इनके जो मीडिया है या इनके जो सरकार जो इनके हुकूमत है, वो तो ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान के उससे बाहर ही नहीं आती। अब हमारे मुल्क के अंदर जो भी हमारे यहाँ अपनी खामियाँ, हम उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी पॉलिसी के जो है। जब अगर गुलिस्तान में कोई इस किस्म का वाक़या होता है तो ठीक है, हम दहशत गर्दी के उनको वो निशानदेही भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी हमेशा कोशिश होती है कि उन वजूहात को भी तलाश करें जो कि वहाँ पर ये सूरत हाल जन्म देती है। लेकिन आपको हिंदुस्तान के मीडिया में ये सवाल आता ही नहीं है। अब ये सवाल मुझसे पूछा जाए कि दहशत गर्दी ठीक है, सब इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन ज़रा बताएं कि अगर आप इस किस्म का प्रोपेगेंडा करके जो कश्मीर के अंदर जो कुछ भी मजालम होते हैं उसको आप कैसे पर्दापोशी करें? और हुआ होता है ये, किसी ने आप मुझे बताइए कि इंडिया के किसी भी सहाफ़ी ने चाहे कितना भी इनलाइटमेंट हो, आज तक इस बात का जिक्र नहीं किया है कि जो कश्मीर में हुआ है पिछले 20 साल में, 30 साल के अरसे में, वो जो है उसके मुतालिक अगर मुझे एक लफ्ज़ कहीं पे मजम्मत की नज़र आती है तो वो नहीं आती है। तो ये पहली बात ये कि ठीक है, इसकी मजम्मत करें, भले एक दहशत गर्दी की कार्रवाई जहाँ पे एक सिविलियन
जो है इतनी बड़ी तादाद में मारे जाते हैं, लेकिन उसके साथ ये सिचुएशन अब कैसे डिफ्यूज हो सकती है? इंडियन मीडिया तो अभी तक लगा हुआ है, वो तो शायद इस इंतजार में है। डिफ्यूज तो नहीं हो सकती है सिचुएशन, इस वक्त डिफ्यूज करने के मूड में भी नहीं है। इस वक्त जो है इंडिया की ना सहाफ़ी जो आपकी मीडिया है और ना ही जो है वो उनकी हुकूमत जो है इस सूरत हाल को डिफ्यूज करने के लिए तैयार है। वही बात आती है कि हुकूमत के लिए भी बहुत आसान हो गया है कि जो है तमाम की तमाम जो इस वक्त निगाहें जो है बजाय इसके कि कश्मीर पे जो कुछ सूरत हाल रही है उस पर लोगों की बातचीत। अब देखें ना, वाघा बॉर्डर बंद हो गया, फ़ज़ाई पाबंदियाँ, फिर भारत का यकतरफा तौर पर जो इंडस ट्रीटी जो है वाटर वो उसको मुअत्तल करना, और पाकिस्तान ज़ाहिर है जवाबन तो पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना है कि ये हम समझेंगे कि ये जो मामला जंग की तरफ जा रहे हैं। अगर आपने पानी बंद किया तो जो सिंध-ताज़ मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना है, इसको भारत को जब तक वापस नहीं लेगा तो आपको लगता है कि सिचुएशन संभलेगी नहीं? नहीं, देखिए एक ये पहले मेरे ख्याल कई सालों से एक बात तो सही है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी थी वो एक लिहाज से पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की जो 3 जंगें भी हुई उसको कभी भी किसी ने छेड़ा नहीं। हाँ। और यहाँ तक हुआ है कि जो हमारे जो कशीदगी भी रही है, बहुत ज़्यादा कशीदगी रही है दौरान जंग में भी है, तो एक मीटिंग हुआ करती है जिसको कहते हैं जो दोनों तरफ के कमिश्नर इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर में दोनों मुल्कों में एक कमिश्नरेट है, तो उसकी मीटिंग भी रेगुलर होती रही। लेकिन ये पहला वाक़या है कि जो है ये पानी को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया रहा है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। मतलब ये ठीक है धमकी दे सकते हैं मोदी, लेकिन आप मुझे बताइए कि दरियाओं का पानी जो है वो अचानक कैसे रोक सकते हैं? उसके लिए भी जो है मतलब ये कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि 3 दरिया हैं उसका आपका पानी रोकना चाहें तो क्या आप डैम बनाएंगे तो उसके लिए कितना अर्सा दरकार होता है। तो इस किस्म की जो चीज़ें फैला के एक तो मैं ख्याल ये कि आप और एक ऐसी फिजा बनाना चाहते हैं, दबाव डालना चाहते हैं। बात ये है कि देखें किस पर दबाव डालना है, हासिल क्या करना है? कश्मीर पर 370 आपने लगाया हुआ है, आप अपने इकदाम कर रहे हैं, जो जुल्म आपने वहाँ पे ढाया हुआ है वो तो आप काम कर रहे हैं, क्या प्रेशर डालना क्या है मोदी को? देखिए वो 370 की सी बात नहीं है, 370 तो बाद में आया, लेकिन वो तो एक लिहाज से देखें ट्रीटी ऑफ एक्सेशन थी। असल मसला ये आता है कि उससे पहले भी क्या हो रहा था। कश्मीर जो है 300 जब आप उन्होंने यानी आखिरी जो हरबा इस्तेमाल किया कि आर्टिकल 370 ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके पहले ही जो है आपने जो है कश्मीर के अंदर जो है जितने भी थे एक गवर्नर रूल बहुत दिनों तक रहा, वहाँ पे एक लिहाज से जो हुकूमतें भी रही हैं वहाँ पे जो जो इलेक्शन के जरिए भी आई सही तौर पर मुंतखब हुकूमतें भी नहीं रही हैं। और एक अच्छा वहाँ पे जो ये कभी भी कोई बात नहीं करता है हिंदुस्तान मुसाफियों के कि कश्मीर के अंदर जो कुछ होता रहा क्या वो जो है उसके अंदरूनी रद्द-ए-अमल नहीं है। ये इन चीज़ों का जो भी वाक़यात इस किस्म के होते हैं, जब आप लोगों को इतना दबाएंगे, हर रोज़ खबर आती है कितने नौजवानों को उन्होंने शहीद कर दिया है, और ये एक मुस्तकिल एक वो रखता है। पिछले दिनों बड़ा उन्होंने ऐलान किया कि हमने हालात को काबू में पा लिया है, इलेक्शन भी करवा लिया। लेकिन अभी आज कल आपने सुना था तारड़ साहब की बात बड़ी हॉन्ट कर रही है कि भारत ने जेलों में जो कैद पाकिस्तानी माहीगीर हैं, ऐसे लोग जो हैं उनकी इनकाउंटर करना शुरू कर दिए हैं, तो भारत तो अजीब हरबे इस्तेमाल करना शुरू हो गया है। बड़ा हॉन्ट कर रही है ये चीज़। उसके पूरे तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात थी कि 3-4 चीज़ें हैं कि बावजूद कशीदगी की रही है, जो बावजूद हम जंगों में एक दूसरे के साथ थे, लेकिन उसमें 3-4 चीज़ें कभी भी खत्म वो नहीं हुई। ये उसमें तो हाथ देखें, एक तो ये था जिसके इंडस वाटर ट्रीटी की बात आती है, उसके बाद एक और दूसरे 2 मुआहदे हमने और किए थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। वो ये थी कि एक्सचेंज के जो है कि आपकी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियर जो आप दोनों न्यूक्लियर पावर है, और ये दाई ज़रूरी होता है कि इन हालात में आप जो है आपने यानी जो भी सूरत हाल है इंस्टॉलेशन की उसको एक इसकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें, तो उसमें ये ख़तरा नहीं होता है कि आप जो है कोई न्यूक्लियर जंग की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह माहीगीरों की तरफ वो थी, वो भी एक मुआहदा था जो कि अर्से तक कायम थे। हालांकि हमारे जो सफारती ताल्लुकात थे वो डाउनग्रेड हो चुके थे। मैंने 4 साल से जब हिंदुस्तान ने यूनिलैटरल एक्शन लिया था कश्मीर में, तो उसके बाद से तो हमारे यहाँ कभी ये सियासी एम्बेसडरियल भी वो नहीं की लेवल पे डाउनग्रेड किया हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ जो है ये दोनों तीनों चीज़ें जो है वो बरकरार थी, और ये जो इस किस्म के माहीगीरों को भी जो एक दूसरे के पानी में आ जाते थे उनको रहा भी करने का किस्सा जारी रहा था। तो अब ऐसा मालूम होता है कि ये तमाम चीज़ें जो है वो ख़त्म करके
एक बिल्कुल जो है कैसे हालात पैदा करना चाह रहे हैं मोदी हुकूमत, जिससे ये कि एक कशीदगी में इजाफा हो। माजी में हमने देखा कि जब जब कशीदगी बढ़ी, हमने देखा अमेरिका ने सालसी का रोल प्ले किया, दूसरे ममालिक सालसी का, ज़ाहिर है हर कोई नहीं मुल्क नहीं चाहता कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ज़ाहिर जंग हो। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कल एक रिस्पॉन्ड किया है, उन्होंने तो यही जेस्चर दिया है कि पाकिस्तान इंडिया अपने मसले का खुद ही हल तलाश कर लेंगे। अभी कसूरी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे, वो कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और इस चीज़ की ज़्यादा तकलीफ़ है भारत को कि अमेरिका इसको सीरियस नहीं ले रहा। नहीं देखिए, उसको उस पर भी नहीं जाना चाहिए हमें। मैं ख्याल कोशिश उसकी वही होगी कि जो है, जैसे एक मिसाल है जो वाक़या पुलवामा के फ़ौरन बाद जो है यहाँ पे इंडिया ने जो है एक बॉम्बिंग की थी। पहला वाक़या था पाकिस्तान की हिंदुस्तान की जंगी तारीख में कि अमन के दौरान या कि जंग के जब नहीं है तो इस तरह की इंकर्जन कभी भी नहीं हुई थी, जो 2019 की बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन उसका जवाब मिला था यहाँ से। तो एक जो उनकी एक डॉक्ट्रिन बन के आई थी कि जो है हम वो जंग को या एक लिहाज से जो स्क्रम्शियस है उसको हम बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड रख सकते हैं, तो उसमें भी नाकामी हुई थी। अब मसला ये आता है कि ये नया हरबा है, तो दोनों चीज़ें हैं कि उससे ये इंडिया जब इस किस्म के प्रोपेगेंडा जब होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसका सबसे बुनियादी चीज़ होती है कि उसकी नज़रें हटानी है कि कश्मीर का मसला जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। कश्मीर की जो आज़ादी है, कश्मीरियों के जो हुकूक हैं, वो जो है उसको वो की जो है उसकी नौयत से तब्दील होगी। आपने उसको बहुत ज़्यादा जो है दबाव भी दिया होगा, लेकिन मसला ये कि वो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी इससे पहले चंद साल पहले आपको यहाँ पे बुरहान वानी का वाक़या हुआ था, और वो बुरहान वानी का ताल्लुक पाकिस्तान से तो नहीं था, तो लेकिन एक नौजवान था जिसकी वजह से जो हालात की वजह से मिलिटेंसी का रास्ता था। ये एक हमेशा की हर जगह के लिए एक है कि जब आप जो है लोगों के जमहूरी हुकूक नहीं देंगे तो फिर इस किस्म के पाकिस्तान का जो सिफारती एक रिस्पॉन्ड था, हुकूमत का जो रिस्पॉन्ड है, इस पर तहरीक इंसाफ बड़ी तनकीद कर रही है। क्या इस मौके पर तहरीक इंसाफ को हुकूमत के साथ या हुकूमत को उनके साथ मिलकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, बजाय इसके कि दुनिया को आप अपना तमाशा दिखाना शुरू हो जाएं? देखिए, बात यह है कि मैं ख्याल पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो है वो सही रीजनेबल है। मतलब और क्या, आप कुछ ऐलान तो नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल ये जो कुछ भी इक़दाम होता है, लेकिन आपने बातचीत का रास्ता भी बंद नहीं किया है। अब लेकिन मसला ये आता है कि ठीक है, जब इन हालात में बुनियादी तौर पर सबसे जो फ़र्क आता है वो ये है कि आप जो है अपने मुल्क के अंदर जो एक सियासी इस्तेहकाम है उसको कायम करें। अगर वो एक मुल्क जो है अगर इंतशार का शिकार होता है तो इस किस्म के बैरूनी जो है जाहिलियत का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन मसला ये पीटीआई कहती है कि कौम में यूनिटी के लिए ज़रूरी है खान को बाहर लाएं, आप इमरान खान को बाहर निकाल लें, फिर कौम में यूनिटी आप देखें। नहीं, मैं उसकी बात में मुझे पता नहीं कि पीटीआई ने क्या बयान दिया क्या नहीं दिया है, लेकिन एक हकीकत है कि जब आप इस किस्म के हालात होते हैं, दुनिया भर में होता है कि फिर आप एक हमंगी पैदा करते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी, ज़्यादा जिम्मेदारी आती है हुकूमत वक्त पे आती है। अब मैं उसको क्या करना चाहिए क्या, देखें इसमें आपको ज़रूरी है कि कम से कम अपने इख्तिलाफ़ात भुला के कम से कम मिनिमम उसमें जो आप सब लोगों को तो इकट्ठा करें, और वो इकट्ठा करने की जिम्मेदारी किस पे आती है? हुकूमत पे आती है ना। हुकूमत ये जो है उसका बुनियादी तो है, किसी भी इन हालात में पहलकदमी किसको करनी पड़ती है? हुकूमत को करनी पड़ती है ना। ठीक है, उनके कोई ग्रीवेंसेस होंगे पीटीआई की, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने क्या बयान दिया क्या नहीं दिया है, लेकिन असल मसला मेरे प्रोग्राम में दिया है कल शेख वकास अकरम साहब ने। हाँ, लेकिन क्या होगा, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि उसके बावजूद भी हुकूमत का काम है ना, सही कशीदगी कम करना किसका काम है? यानी अपोजिशन तो कशीदगी कम नहीं कर सकती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ज़ैन साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।